नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा, व्याख्याता शहीद राजेश कुमार फगेड़िया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घांगू, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं और जैसा कि सबको मालूम है, हमारे विद्यालय अब खुल चुके हैं और पढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अनवरत रूप से चल रही हैं, जैसे कक्षाएं नियमित रूप से लगती थी। समस्याएं काफ़ी सॉल्व हो गई होंगी हम बच्चों की और हम अध्यापकों की भी, लेकिन फिर भी कुछ चूंकि हमने शुरू किया था ये कार्य, तो हम इसको निरंतरता देते हुए अब आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में अब हम आगे करेंगे अध्याय 5 प्राथमिक क्रियाएं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, या हम ये कहें कि इनके अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या हैं जिनके जो हमारे अध्ययन का आधार रहेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखें कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, फिर प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। चूंकि हमारे अध्याय का नाम ही प्राथमिक क्रियाएं हैं, तो ये प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं और इस प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन से हमारे बिंदु सम्मिलित किए गए हैं, जैसे आखेट व भोजन संग्रह, पशुचारण, कृषि व खनन। तो इन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम अपने विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम अपने दो बिंदुओं को लेंगे, पहला आखेट व भोजन संग्रह, दूसरा पशुचारण। तो सबसे पहले हम जानते हैं आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए, आर्थिक क्रिया मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी जिनसे वह आय प्राप्त करता है उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं व चतुर्थ क्रियाएं। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, क्योंकि प्राथमिक से ही है तो पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिज के उपयोग के विषय में हमें बतलाती हैं। साथ ही इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य, ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। अब प्राथमिक क्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि रेड कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो रेड कॉलर श्रमिक यानी प्राथमिक क्रिया करने वाले वे लोग, यानी उनको रेड कॉलर कहा जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने कार्य के लिए अपने घर से बाहर होते हैं। यानी कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, इनको रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। कई बार हिंदी में लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारे नक्शे पे प्राथमिक क्रियाओं जो पूरे विश्व में संपन्न की जाती हैं उनको देखिए। आखेट व मत्स्य संग्रह जो है, ये मत्स्यन और संग्रहकर्ता, ये आप देखिए उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में होते हैं। उच्च अक्षांशीय यानी जिन्हें हम कहते हैं, लगभग हम जिन्हें माने कि उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं नक्शे पे, यहाँ ये क्रियाएं संचालित की जाती हैं। साथ ही फिर इसमें आगे देखते हैं चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण में हम देखते हैं अमेरिका के पश्चिमी भाग को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका, ये सभी देश इसके अंतर्गत अन्य विभिन्न भागों में ये क्रियाएं संचालित की जाती हैं। इस तरीके से आपको इस नक्शे में समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन सी क्रियाएं कहां कहां संचालित की जाती हैं। अब हम अपने आ जाते हैं प्राथमिक क्रिया के पहले बिंदु पे, जिसे आखेट और भोजन संग्रह कहते हैं। आखेट एवं भोजन संग्रह, जैसा कि हमें विदित है, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, यानी प्राचीन समय से ये क्रियाएं संचालित होती आई हैं।
मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई ऑप्शन नहीं था या कोई किसी प्रकार का उसका विकल्प नहीं था। अतः वो पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर रहा करता था। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता था। पहला, पशुओं का आखेट करना, और दूसरा, समीप के जंगलों से खाने योग्य पौधे एवं कंदमूल एकत्रित करना। अब इसमें हम देखते हैं आखेट और भोजन संग्रह दोनों को हमने तुलनात्मक इसका अध्ययन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, आखेट जो है आदिम कालीन समाज जो के द्वारा किया जाता है, जो जंगली पशुओं पर निर्भर था। यह अत्यधिक शीत क्षेत्रों व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है अपने जीवन यापन के लिए। साथ ही तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। अब यह क्रिया चूंकि आधुनिकरण से युक्त हो गई है, इसमें काफी मॉडर्नाइजेशन हो गया है इन चीजों का। प्राचीन काल में आखेट के लिए पत्थर, लकड़ी के औजार व तीरों का प्रयोग किया करते थे। जैसे कि हम जानते हैं आदि मानव के समय से अगर हम देखें, आदिम कालीन हम स्थितियों को हम उसी समय देखते हैं, तो ये सब इनका प्रयोग करते थे। अब हम देखेंगे भोजन संग्रह। भोजन संग्रह से तात्पर्य यानी भोजन को संग्रहित करना, यानी सुरक्षित बचा के रखना। तो इसमें हम देखें, भोजन संग्रह विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। यानी कि जैसे हम कहें कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये अलग तरीके से होगा, वहीं आपके निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं वहां पे अलग तरीके से। तो ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। यह कठोर जलवायु की दशाओं में किया जाता है, यानी प्रकृति के विपरीत, मानव के विपरीत परिस्थितियां जहां पे हो, बहुत कठोर जलवायु परिस्थितियां जहां पर हैं, वहां पे ये स्थितियां आती हैं। यानी व्यक्ति को अपने भोजन को संग्रहित करके रखना पड़ता है। फिर है, ये लोग अपने भोजन, वस्त्र व शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं व वनस्पतियों का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत निम्न या फिर कम पूंजी की और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता, यानी कि जिसे जितना उसको अपने जीवन यापन के लिए या अपने दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए चाहिए, उतना ही वो करता है। एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। अब हम देखते हैं भोजन संग्रह विश्व के दो भागों में किया जाता है। पहला, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय में हम देखेंगे 60 डिग्री उत्तरी ध्रुव के जो आसपास जो क्षेत्र हैं, उनको हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखते हैं। नक्शे पे आप देखिए, इसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया व दक्षिणी चिली इसमें शामिल है। फिर हम आ जाते हैं इसमें निम्न अक्षांश के क्षेत्र। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अमेजिन बेसिन है। फिर उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक प्रदेश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी और ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह से इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। देखिए, वर्तमान यानी हम प्राचीन समय से अगर हम देखें तो आज वर्तमान समय में इसका व्यापारीकरण हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों या औषधीय पौधे, हम कह सकते हैं कि छाल, पत्तियां, औषधीय पौधों को संशोधित करके बाजार में बेचने का कार्य अब करने लगे हैं। साथ ही पौधों के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं, जैसे छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना व कोर्क के लिए किया जाता है। साथ ही पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयां, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। रेशे को कपड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, व दृढ़ फल को भोजन व तेल के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए, ये अपनी चीजों को जो उनके पास उपलब्ध है, उनको वो कमर्शलाइज तरीके से उपयोग करने लगे हैं, यानी उनको परिवर्तित करके उनको बाजार में उपलब्ध कराने का कार्य अब होने लगा है। पेड़ के तने का उपयोग यहाँ रबर, बाल्टा, गोंद व राल बनाने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु यानी अगला बिंदु है पशुचारण।
प्राथमिक क्रिया का अगला बिंदु जिसे हम कहें। पशुचारण यानी जब आखेट से भरण पोषण व्यक्ति का नहीं हुआ, तब मानव समूह ने पशुपालन व्यवसाय शुरू किया। यह व्यक्ति इसको भी अपने जीवन यापन का आधार इसको बनाया। विभिन्न जलवायु की दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं को पालतू बनाने का कार्य शुरू किया। भौगोलिक कारकों व तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन यानी जीवन निर्वाह के लिए अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है, यानी दोनों तरीके से होता है। तो ये पशुचारण का हम प्रकार भी मान सकते हैं इसको। अब हम इसमें देखते हैं चलवासी पशुचारण। जैसे कि नाम से विदित है, चलवासी यानी एक जगह ना रहकर अलग अलग स्थानों पर अपना यानी अपने स्थानों का परिवर्तन करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं चलवासी पशुचारण। देखिए, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय रहा है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण व औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। यानी अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह पूर्ण तरीके से पशुओं पर ही निर्भर रहा करता था। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी व चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होते रहते थे। ये अब स्थान बदलते रहते हैं चारागाह की स्थिति के अनुसार, और उनकी मौसम, जिसे हम कहें कि मौसम परिवर्तन भी इसका एक प्रभावी कारक होता है। इन पशुचारक वर्गों को अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे, यानी अपने निश्चित क्षेत्र में ही अपना कार्य करते थे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे देखिए, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यहाँ गाय व बैल। सहारा एवं एशिया के मरुस्थल, इसमें आप देखेंगे भेड़, बकरी व ऊंट जैसे हम पशुओं को पालते हैं। तिब्बत व एंडीज में याक व लांबा पशुओं को पाला जाता है, क्योंकि वो वहां के मौसम के अनुसार ही रहते हैं और वहीं पर पाए जाते हैं, अतः वहीं इन्हीं पशुओं का पालन किया जाता है। फिर आर्कटिक व उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पे रेनडियर्स को अपने जीवन यापन का आधार ये लोग बनाते हैं। चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। बच्चों, यहाँ पे एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कई बार नक्शे में किसी एक पर्टिकुलर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र नक्शे में दर्शाइए। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इनके अभ्यास करते रहिए, ताकि अगर इससे संबंधित नक्शे आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको फिलअप कर सकें। चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र हम नक्शे पे देखेंगे। उत्तरी अफ्रीका से लेके अटलांटिक तट, ये देखिए, उत्तरी अफ्रीका से लेके अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व मध्य चीन तक ये मौजूद है। फिर हम आगे देखें तो इसमें देखेंगे यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल हैं। और इसमें फिर आगे देखेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ये देखिए, और मेडागास्कर द्वीप समूह जो है ये इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ विभिन्न जनजातियों के द्वारा ये चलवासी पशुचारण संचालित किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियां हैं जो ये कार्य करती हैं। नए चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल मैदानों व पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। और समय के साथ ये देखें कि गर्मी में ये मैदानी भागों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर और शीत ऋतु में ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी चरागाहों की तरफ प्रवास करते हैं, क्योंकि तापमान के अनुसार ये अपना प्रवास करते हैं। तापमान जब अधिक होता है तो ये पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं, वह तापमान जब पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न होने लगता है तो ये वापस मैदानी भागों की तरफ आ जाते हैं। और इस प्रवास को हम कहते हैं ऋतु प्रवास। इसको ध्यान में रखिएगा, ऋतु प्रवास इसको कहा जाता है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में इसी प्रकार का यानी चलवासी पशुचारण किया जाता है, जिसमें प्रमुख जो जनजातियां वह हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया। ये लोग हैं जो इस प्रकार का प्रवास करते हैं।
तथा टुंड्रा प्रदेश पशुचारक भी इसी तरीके से अपने पशुओं के साथ ऋतु प्रवास करते हैं। चलवासी पशुचारकों की संख्या एवं क्षेत्र चूंकि अब घट रहे हैं, जिसका प्रमुख कारक निम्न है: राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण करना व कई देशों द्वारा नई बस्ती की योजनाओं को बनाना, ये इनको प्रभावित कर रहे हैं। अब हम इसी में यानी पशुचारण में ही हम दूसरे प्रकार में आते हैं, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक पशुचारण। इसे हम कहें कि कमर्शियल एनिमल रेयरिंग भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में कमर्शियल एनिमल रेयरिंग। चलवासी ये इसके विपरीत होगा चलवासी पशुचारण, क्योंकि वाणिज्य यानी कमर्शलाइज्ड हो गया ये। तो देखिए, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित व पूंजी प्रधान होता है। इसमें पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक पशुपालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि ये सर्वप्रथम वहीं से ही शुरू हुआ, अतः ये उससे काफी प्रभावित है। जहां पर फार्म स्थायी होते हैं, इनका आकार बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ होता है, अतः इनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इनको इकाइयों में विभाजित करने का मुख्य कारण होता है क्योंकि व्यवस्थित या अति पशु चराई को रोकने के लिए ये कार्य किया जाता है। का एक छोटे क्षेत्र में जब जिन्हें हम कहें कि चारा जब कम होने लगता है, तब उस क्षेत्र को बंद करके अन्य क्षेत्र को खोला जाता है, जिससे कि पशुचारण जो है वो तरीके से या पर्याप्त मात्रा में समय के साथ होता रहे। वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है, यानी अत्यधिक पशु नहीं होते। जितनी वहन क्षमता है यानी जितना चरागाह है, उतना ही पशुओं की संख्या रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यानी से फार्म हाउस है जो अलग अलग फार्म है, तो एक विशिष्ट पशु ही वहां रखे जाते हैं। जैसे कहीं पर भेड़, कहीं बकरियां, गाय, बैल व घोड़े, यानी मिश्रित ना होके सबके अलग अलग एक विशिष्ट तरीके से इनको रखा जाता है, पशुओं को इसमें पाला जाता है। इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संशोधित कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। क्योंकि कमर्शलाइज्ड है, अतः इसमें आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से इनका मशीनीकृत, जिसे कहें कि मशीनों का उपयोग करते हुए इनका हम पालन करते हैं और वैसे ही इनका निर्यात किया जाता है इनसे प्राप्त माल का। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पे किया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि वैज्ञानिक आधार पे यानी जो मुख्य बिंदु हैं इसके अंतर्गत देखिए, प्रजनन यानी वैज्ञानिक विधियां इसमें होती हैं, जनकीय सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाता है। यानी हर चीज काफी अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि पशुओं की नस्ल अच्छी रहे और वो प्रोडक्शन भी अच्छे से यानी उत्पादन भी अच्छे से दे सके। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले नक्शे में यानी मानचित्र पर। मुख्य वाणिज्यिक पशुधन पालन क्षेत्र जो है, तो इनमें आप देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे जो हिस्सा है न्यूजीलैंड, फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ होता है और वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ कहाँ होता है, तो ये आपको नक्शे पर ध्यान रखना है। इसी के साथ ये दो बिंदु आज हमने कवर किए हैं बच्चों। इनके साथ अगले जो इसके मुख्य बिंदु हैं उनके साथ फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।